नमस्ते बच्चों, मैं एकता गुप्ता स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतःप्रद्रव्यीय जालिका के बारे में। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ अंतःझिल्ली तंत्र के बारे में। ये अंतःझिल्ली तंत्र क्या है? देखिए, 4 कोशिका अंगक जो होते हैं वो मिलकर अंतःझिल्ली तंत्र बनाते हैं। अब इन 4 कोशिका अंगकों में कौन कौन से कोशिका अंगक हैं? सबसे पहले तो हमारा आ गया अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ER भी कह सकते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा जो कोशिका अंगक है वो है हमारा गोल्जिकाए। गोल्जिकाए। तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है रिक्तिकाएं। ये जो चारों कोशिका अंगक है 1, 2, 3, 4, इन चारों कोशिका अंगकों की क्रियाएं जो होती है वो कोऑर्डिनेटेड होती है, समन्वित रूप से होती है, और इन चारों को मिला के हम कहते हैं अंतःझिल्ली तंत्र। यानी ये चारों कोशिका अंगक मिलकर बनाते हैं अंतःझिल्ली तंत्र। तो अब हम सबसे पहले अंतःप्रद्रव्यीय जालिका के बारे में पढ़ते हैं कि अंतःप्रद्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं खोज के बारे में। इसकी जो खोज है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका की खोज की थी गार्नियर ने। गार्नियर ने इसकी खोज की थी और गार्नियर ने इसका नाम जो है वो रखा था खोज करने के बाद अर्गेस्टोप्लाज्म। अर्गेस्टोप्लास्ट। ठीक है, इसका नाम रखा था अर्गेस्टोप्लास्ट या अर्गेस्टोप्लाज्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी खोज का श्रेय जो है वो जाता है पोर्टर को। तो जब इसकी खोज के बारे में पूछे तो ऑप्शन में अगर पोर्टर दिया हुआ है तो आप पोर्टर पे टिक करेंगे। ठीक है, तो इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? पोर्टर को। पोर्टर ने बताया कि ये जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जो है वो क्या होती है, कोशिका द्रव्य में शाखित नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। शाखित नलिका के रूप में। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका या ER है, ये कोशिका द्रव्य में शाखित नलिकाकार संरचनाओं के रूप में फैली रहती है। तो ये तो हमने की खोज की बात। अब हम बात करें इसकी उपस्थिति की कि ये कहां कहां पर उपस्थित होती है। जब हम उपस्थिति की बात करते हैं तो उपस्थिति की बात में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका आप सभी जानते हैं, जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये होती है अनुपस्थित। मैं अनुपस्थित के लिए माइनस का साइन लगाऊंगी। ठीक है, अनुपस्थित। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसी प्रकार से ये जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों की जो प्रौढ़ RBC होती है, मैच्योर RBC, उनमें भी अनुपस्थित होती है। प्रौढ़ RBC में भी अनुपस्थित होती है। ठीक है, और ये अंड एवं भ्रूणीय कोशिकाओं में भी अनुपस्थित होती है। अंड एवं भ्रूणीय कोशिकाओं में भी अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित। ठीक है, ये हमारी जनन से संबंधित कोशिकाएं हो गई। तो अब इन तीनों में तो हो गई अनुपस्थित। अब हम करें उपस्थिति की बात। किसमें उपस्थित होती है ये? यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में।
यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है, ये उपस्थित। सभी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिनमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है उनमें ये उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जो रेखित पेशियां होती है, रेखित पेशियों में हम ईआर को क्या कहते हैं। जो रेखित पेशियां होती है हमारी बॉडी के अंदर, स्ट्राइप्ड मसल्स, है ना। रेखित पेशियों में ईआर को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो रेखित पेशियों के ईआर को कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? मुझे मालूम है समझ में आ रहा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। जब हम संरचना की बात करते हैं तो ईआर की जो संरचना होती है, ईआर की संरचना में 3 रूप पाए जाते हैं। ईआर की संरचना में 3 रूप पाए जाते हैं। ये 3 रूप कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं हम। संरचना, इसकी संरचना में 3 रूप पाए जाते हैं। ये 3 रूप कौन कौन से हैं, यानी 3 रूपों में संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये 3 रूप हैं। सबसे पहला जो इसका रूप है वो है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी जो होती है वो लंबी चपटी अशाखित संरचनाएं होती है। लंबी चपटी और अशाखित संरचनाएं, अशाखित संरचनाएं। ये देखिए इस तरह की संरचनाएं होती है सिस्टर्नी। यहां पर मैं आपको डायग्राम से बता रही हूं। मैंने बोला ये लंबी चपटी अशाखित संरचनाएं होती हैं। इस तरह की लंबी चपटी और अशाखित संरचनाएं हैं, इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टर्नी के भीतर जो स्थान पाया जाता है उसे हम कहते हैं अंतरा सिस्टर्नल स्थान। अंतरा सिस्टर्नल स्थान, इंट्रासिस्टर्नल स्पेस। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इंट्रासिस्टर्नल स्पेस। देखिए, अब ये जो 2 सिस्टर्नी के मध्य का स्थान होता है, ये 2 सिस्टर्नी के मध्य का स्थान कहलाता है अंतः सिस्टर्नल स्थान। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। ठीक है, 2 सिस्टर्नी के मध्य जो स्थान है वो कहलाएगा अंतः सिस्टर्नल स्थान, और सिस्टर्नी के भीतर या सिस्टर्नी के अंदर का जो स्थान है वो कहलाएगा अंतरा सिस्टर्नल स्थान। ठीक है, अब दूसरे रूप की बात करें हम, इसका दूसरा रूप जो है उसे हम कहते हैं टिब्यूल्स या नलिकाएं। ठीक है, ये जो टिब्यूल्स या नलिकाएं, ये क्या है, किस तरह की संरचना है ये टिब्यूल्स या नलिकाएं? ये इस तरह से शाखित संरचनाएं हैं, शाखित नलिकाकार संरचनाएं हैं। ठीक है, शाखित नलिकाकार संरचनाओं को हम कहते हैं टिब्यूल्स या नलिकाएं। जो इसका 3rd रूप है, तीसरा रूप है, वो है पुट्टिकाएं। पुट्टिकाएं जिसे हम कहते हैं वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स है ये किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं? ये वेसिकल्स होती हैं इस प्रकार की गोलाकार संरचनाएं। गोलाकार अंडाकार संरचनाएं जो होती हैं वो कहलाती हैं वेसिकल्स। ठीक है, आए तीनों रूप आपको समझ में। पहला सिस्टर्नी, सिस्टर्नी जो है वो लंबी चपटी अशाखित संरचनाएं हैं। टिब्यूल्स नलिकाकार शाखित संरचनाएं हैं, और वेसिकल्स पुट्टिकाएं जो है वो गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी इसकी संरचना। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ईआर के टाइप्स और ईआर के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।